ये घर है गांव के सबसे अमीर मोहनलाल का। घर में मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा और इकलौती बेटी स्नेहा रहा करती थी। स्नेहा को बचपन से माँ बाप का बहुत प्यार मिला है। शारदा और मोहनलाल को दूसरी बेटी की भी एक आस होती है, पर शारदा की गोद में दूसरी बेटी का सुख नहीं लिखा होता है। एक दिन मोहनलाल अपने साथ घर में एक छोटी सी बच्ची को लेकर आता है। अरे ओ शारदा, जल्दी आओ, देखो मेरे साथ कौन आया है। मोहनलाल की बातों को सुनकर शारदा जल्दी जल्दी मोहनलाल के पास जाती है। अजी, ये किसकी बेटी है और आपके साथ हमारे घर पर कैसे? शारदा, ये बच्ची मुझे सामने दुकान पर काम करते मिली। इसके माँ बाप नहीं हैं, तो मैं इसे घर ले आया। वैसे भी हमें एक बेटी चाहिए था। शायद भगवान ने इसलिए मुझे इस बच्चे से मिलाया ताकि हमें बेटी और इसे माँ बाप का प्यार मिल सके। मोहनलाल की बातों को सुनकर शारदा की आंखों में आंसू आ गया। आपने ये बहुत अच्छा किया जी। आज आपने मेरी गोद फिर से भर दी। मैं इसे भी उतना ही प्यार दूंगी जितना स्नेहा को देती हूँ। आज से तुम हमारी दूसरी बेटी हो और तुम्हारा नाम आज से रागिनी है, और तुम अब से हमें मम्मी पापा कहकर बुलाओगे। ठीक है बेटा रागिनी। शारदा की बात सुनकर वो बच्ची खुशी से रो पड़ी, क्योंकि उस अनाथ बच्ची को पहली बार माँ बाप का प्यार मिला। तभी स्नेहा वहाँ आ जाते हैं। अच्छा हुआ स्नेहा, तुम यहाँ आ गई। ये देखो, ये तुम्हारी छोटी बहन रागिनी है। आज से ये तुम्हारी बहन है और तुम दोनों हमेशा साथ में रहोगे। नहीं नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। मुझे अपने मम्मी पापा इससे शेयर नहीं करना। मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। स्नेहा ने रागिनी को पहले दिन ही अपनी बहन मानने से इनकार कर दी, पर अपने मम्मी पापा के कहने पर रागिनी को बहन तो कहने लगी, पर दिल से कभी रागिनी को बहन के रूप में अपनाई नहीं। इसी तरह से कई साल बीत गए। स्नेहा और रागिनी बड़ी हो गई थीं। एक दिन मोहनलाल के घर स्नेहा के लिए रिश्ता आया था। रागिनी अपने कमरे में अकेले बैठी थी, क्योंकि स्नेहा ने रागिनी को कमरे से निकलने के लिए मना किए थे। तभी रागिनी के कमरे में उसकी माँ शारदा आती है। बेटी रागिनी, तुम कमरे में अकेली क्यों बैठी हो? बाहर स्नेहा को देखने रिश्ते वाले आए हैं। तुम भी चलो बाहर, लड़के वालों से मिल लेना। नहीं माँ, आप जाइए। मुझे वहाँ जाने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कमरे में बैठी हूँ। मैं यहीं ठीक हूँ माँ। रागिनी के कहने पर शारदा वहाँ से चली जाती है, ये सोचकर कि शायद रागिनी को वहाँ आने में अच्छा न लगे। मुझे आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं आपका पूरा घर देख सकता हूँ? फिर नरेश मोहनलाल के घर को घूम घूम कर देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र कैमरे में बैठी रागिनी में गया। नरेश अपनी माँ के पास जाकर धीमी आवाज में कुछ कहता है। अपने बेटे की खुशी के आगे कुछ नहीं बोल पाई, और एक ही घर में अपने छोटे बेटे नरेश के लिए रागिनी के रिश्ते की बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी दोनों बेटी एक ही घर में साथ में रहेगी। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या ही होगी। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। स्नेहा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है। ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। मायके तो मायके, अब ससुराल में भी इसको झेलना पड़ेगा। पता नहीं आखिर मेरे माँ बाप इस अनाथ को क्यों उठा लाए। कुछ दिन बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है। रागिनी रसोई में खाना बना रही होती है। अरे वो रागिनी, जल्दी जल्दी हाथ चला। और तुझे मेरी बात तो याद है ना? मैं जो बोलूंगी आज से तुम वही करोगी, और ज्यादा मुंह मत चलाना यहाँ। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़े रहेगी मेरी देवरानी। तभी स्नेहा की नज़र उसकी सास में गया। उसकी सास रसोई की ओर आ रही होती है।
बहन रागिनी, मैंने खाना तो बना दिया और बताओ क्या करना है। खाना तो बन गया और कुछ काम है तो वो भी बता दो, पर मुझे चिल्लाना मत बहन। रागिनी बहू, ये क्या? सारा काम अकेले स्नेहा बहू कर रही है और तुम उसकी मदद करने की जगह उसको काम दे रही हो। वो अकेले इस घर का सारा काम करती है। रागिनी को डांटते देखकर स्नेहा बहुत खुश हो रही होती है। पर माँ जी, मैं तो। माँ जी, चलो खाना का समय हो गया, मैं खाना परोस देती हूँ। खाना तैयार हो गया। बेचारी रागिनी सच नहीं बता पाई और पहले दिन ही अपनी सास की नज़र में बुरी बहू बन गई। फिर ससुराल वाले सब साथ में खाना खाने बैठे थे। खाना तो बहुत अच्छा बना है स्नेहा बहू। और रागिनी बहू, तुम सारा दिन आराम करती हो। आज से सारा काम तुम करोगी। स्नेहा बहू सिर्फ खाना बनाएंगी और बाकी के काम तुम करोगी। सुन रही हो ना रागिनी बहू? अगले दिन रागिनी बर्तन साफ कर रही होती है। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। स्नेहा अपनी सास को देखकर रागिनी को हटा के खुद बर्तन साफ करने लग जाती है। मेरा हाथ। क्या हुआ बहू, इतना जोर से आवाज लगाई हो? ओ माँ जी, बर्तन साफ करते करते हाथ कट गया। रागिनी बहू, मैंने कहा था ना घर का बर्तन और झाड़ू तुम करोगी, फिर तुम स्नेहा बहू को क्यों बर्तन साफ करा रही हो? तुम बहुत कामचोर हो रही हो। आज से अब स्नेहा बहू तुम सिर्फ आराम करोगी। बाकी आज से सारा काम रागिनी तुम करोगी। अब से खाना भी तुम बनाओगी। इसी तरह स्नेहा रागिनी का सारा क्रेडिट खुद ले लेती थी और जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा काम करती थी जिससे रागिनी को घर में सबका सुनना पड़े। इस तरह से कई दिन बीत गए। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन स्नेहा सीढ़ी में तेल डाल रही थी। आज तो इस रागिनी का काम खत्म। रोज रोज के नए बहाने से अच्छा एक बार में उसे रास्ते से हटा देती हूँ। बेचारी रागिनी, गुड बाय। पर ऊपर जाते जाते अचानक स्नेहा का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर पड़ती है। बचाओ, बचाओ। स्नेहा की चीख भरी आवाज को सुनकर सब वहां आ पहुंचे और देखा कि स्नेहा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। स्नेहा को तुरंत अस्पताल लेकर गए। सीढ़ी से गिरने की वजह से स्नेहा का सारा खून बह गया था, जिसकी जान बचाने के लिए रागिनी ने अपना खून स्नेहा को डोनेट किया। कुछ देर बाद स्नेहा को होश आ गया। मुझे माफ कर दे रागिनी, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं वो सीढ़ियों में तेल तुम्हारे लिए लगाया था, पर देखो मैं ही गिर गई। पर तुमने मुझे बचाने में एक बार भी नहीं सोचा। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम आज मेरी जान बचाई हो। इसी तरह स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होने लगा और स्नेहा अपने ससुराल वाले को सारे सच भी बता दिया, जिसे अब रागिनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे और सब खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।